साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्राचीन भारत का पाटलिपुत्र, मगध, अंग और आज का बिहार और पटना क्या इतिहास की नई इबारत लिखने जा रहा है? क्या इतिहास रचने जा रहा है? हमें कुछ ऐसा ही लगता है। न सिर्फ प्राचीन भारत में इतिहास रचा पाटलिपुत्रा ने, मगध ने, बल्कि आजादी के बाद 1975 में भी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया था पूरे देश को पटना की धरती से। तो पटना की क्रांतिकारी धरती क्या इंकलाब की ओर फिर से आगे बढ़ रही है? पटना और बिहार वासियों में राजनीतिक चेतना और जागरूकता पूरे देश के मुकाबले कहीं अधिक हो गई है। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि मगध ने कब कब इतिहास रचा और उसके फलितार्थ क्या हुए, और फिर से अगर बिहार लोकतंत्र के इतिहास में इतिहास रचने जा रहा है तो इसके फलितार्थ क्या होंगे और किन वजह से बिहार की प्रगति अवरुद्ध रही है। साथियों, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी विचारधारा से अवगत करने के लिए कमेंट कीजिए। जी हां, बिहार फिर से अंगड़ाई ले रहा है। पाटलिपुत्रा की धरती, जहां कभी सम्राट अशोक ने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का नारा देकर कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, वह धरती जहां पर सांस्कृतिक विरासत प्राचीन काल की आज भी देखी जा सकती है, खास करके शैक्षिक रूप से समृद्ध भारत की तस्वीर नालंदा में आज भी देखी जा सकती है। तो उस बिहार की धरती ने क्या फिर से अंगड़ाई लिया है? सदियों से पिछड़ा हुआ बिहार, जो जातिवाद के आधार पर वोट करता था, जहां वोटर घरों से बहुत कम निकलते थे, वह बिहार क्या बदलाव ला रहा है? वह बिहार क्या ऐसा रचनात्मक परिवर्तन लाएगा जिससे सिर्फ बिहार की सियासत ही नहीं, पूरे देश की सियासत प्रभावित होने वाली है? देखने में कुछ ऐसा ही आ रहा है कि अब राहुल गांधी ने वोट चोर अधिकार का जो आंदोलन चलाया था, 15-16 दिन तक सड़क पर निकलकर वोटर अधिकार यात्रा किया था, पूरे बिहार को नापा था, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर को नापा था कदमों तले राहुल गांधी ने। तो क्या वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार वासियों में इतनी जागरूकता आ गई कि अपने वोट को बचाने के लिए और अपने वोट को सुरक्षित रखने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए मतदान के लिए उतर पड़े हैं? अगर देखा जाए तो 2005 में
सिर्फ 45% वोट पड़े थे बिहार विधानसभा के चुनाव में। इसी तरह से 2015 में 55%, 52% मतदान होता है 2015 में। 2020 में थोड़ा बढ़कर 57%। लेकिन 2020 के बाद जिस तरह से एकाएक जंप लगाया है बिहार के मतदाताओं ने, 57 से 67% मतदान हुआ है पिछले 2 चरणों में, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। तो क्या माना जाए कि बिहार का मतदाता प्रौढ़ हो गया है, जागरूक हो गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा से उसके अंदर चेतना आई है। हमें लगता है कि सिर्फ वोटर अधिकार की बात नहीं है, उसके बाद बिहार में जो भी घटनाएं हुई हैं सबको मूक दर्शक बन करके बिहार वासी देखते रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर में पहलगाम में 26 निर्दोषों की हत्या कर दी जाती है धर्म के आधार पर। नरेंद्र मोदी वहां जाकर आंसू पोंछने या फिर खुफिया तंत्र और सैन्य बलों को मजबूत करने का काम नहीं करते। वह दौड़े दौड़े बिहार चले आते हैं और पुलवामा की तर्ज पर पहलगाम को भुनाने की कोशिश करने लगते हैं और लंबा चौड़ा भाषण देते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में। हिंदी का भाषण बिहार और हिंदी बहुल प्रदेशों के लिए और अंग्रेजी का भाषण दक्षिण भारत और पूरी दुनिया को सुनाने के लिए। और उस भाषण में पाकिस्तान को ऐसा ललकारते हैं कि उन्हें लगा कि बिहार का एक मुश्त मतदाता उनके पक्ष में राष्ट्रवाद से प्रभावित हो करके वोट करेगा। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार बिहार जाते हैं तो वह ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हैं और हर महिलाओं को सिंदूर भेजने, घर घर सिंदूर भेजने की बातें करते हैं। लेकिन बिहार की जागरूक महिलाओं ने परिचय दिया और नरेंद्र मोदी के गाल पर तमाचा जड़ दिया कि हमें आपका सिंदूर नहीं चाहिए, हमारे पति सिंदूर माथे में लगाएंगे भी और देंगे भी, आपको यह अधिकार किसने दिया। नरेंद्र मोदी दूसरा मुद्दा अपनी मां को गाली देने का बनाते हैं और पूरा बिहार बंद करने का ऐलान करते हैं। बिहार वासियों ने बिहार बंद पर भी उन्हें गच्चा दिया और बिहार बंद ठीक ढंग से नहीं हो सका और बिहार बंद के दौरान जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेताओं ने की उससे भी मतदाता क्षुब्ध हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लगा कि अब उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है, तो सबसे बड़ा मुद्दा लेकर के आते हैं, मास्टर स्ट्रोक लेकर के आते हैं कि हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजा जाए। इतनी बड़ी धनराशि आज तक चुनाव के अवसर पर कहीं भी किसी राज्य में नहीं भेजी गई। एक तरह से चुनाव और वोट को खरीदने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने किया, लेकिन उनका यह मास्टर स्ट्रोक भी फेल हो गया। तेजस्वी यादव ने जब हर घर नौकरी देने की बात कही तो 10,000 रुपए के बारे में लोगों ने प्रतिक्रिया दिया कि 10,000 रुपए तो 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में
खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर नौकरी मिलेगी, तेजस्वी को वोट देंगे और नौकरी मिलेगी तो जिंदगी संवर जाएगी, बुढ़ौती संवर जाएगी, आने वाली पीढ़ी भी संवर जाएगी। तो इस विचारधारा के तहत नरेंद्र मोदी का तीसरा मुद्दा भी फेल हो गया। वोट खरीदने का उनका मंत्र काफूर हो गया। बिहार वासियों ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, उससे नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन के नेताओं को इतनी फिक्र हुई कि गोदी मीडिया को और सर्वे एजेंसियां जिसका कभी नाम तक नहीं सुना गया है, उन्हें लगा दिया गया कि वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का महिमा मंडन करे, बढ़ा चढ़ा करके जीत दिखाएं और इंडिया गठबंधन को हराने की बात करें। और इस काम को बखूबी गोदी मीडिया ने किया भी। भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि हम चुनाव आयोग से खेला करवाएंगे, मतगणना के समय या उसके पहले स्ट्रांग रूम में। और वह खेला कहीं कहीं देखने में आया भी कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद, स्ट्रांग रूम की बिजली काट दी गई, स्ट्रांग रूम में गाड़ियां आते जाते दिखाई दी। वह खेला किया भी गया है, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर हुआ है इसका अंदाजा नहीं है। चुनाव आयोग की धांधली को छिपाने के लिए चुनाव आयोग से जो गलत काम, असंवैधानिक काम कराने का मंशा भारतीय जनता पार्टी का था, उस मंशे पर पर्दा डालने के लिए गोदी मीडिया से बढ़ करके चुनाव एग्जिट पोल का प्रचार कराया गया, ताकि यह कहा जा सके कि मीडिया भी चीख चीख करके कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने वाली है। इसलिए अगर जीत हुई है तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा और जिस तरह से नीतीश कुमार को हाशिए पर डाल करके चुनाव लड़ा और जिस तरह से सवर्णों को 48 टिकट दे करके चुनावी मैदान में उतारा, उसे बिहार की जनता अच्छी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज की जनता अच्छी तरह से देख रही थी। और नीतीश कुमार का अपमान इस देश की जनता भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, बिहार की तो बात ही दूर है। बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम किया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शराबबंदी करना, छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाई लिखाई में सहयोग, साइकिल, बस्ता और कॉपी किताब देना, उन्हें कैश देना और उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना, इसे बिहार की महिलाएं नहीं भुला सकती हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को चेहरा बनाने से इनकार कर दिया और बाद में जरूर स्वीकार किया, लेकिन भारतीय जनता का शीर्ष नेतृत्व यानी मोदी और शाह ने अभी तक नहीं कबूल किया है कि नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री 14 नवंबर के बाद बनाया जाएगा। इस तरह से नीतीश कुमार का वोट भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी का सवर्णवादी चेहरा बेनकाब हो गया सवर्णों को अधिक टिकटें दे करके। इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट भी कम दिया है। संविधान के मुद्दे पर आइए तो संविधान बचाने के लिए भी दलित समाज करके, खास करके दलित समाज के लोगों ने एनडीए को वोट ठीक उसी तरह से नहीं दिया जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं दिया और इनकी सरकार बैसाखियों पर आ गई थी। तो बिहार में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी नहीं चला।
योगी आदित्यनाथ आकर के बिहार को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना चाहते थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा आकर के भड़काऊ भाषण दे रहे थे और हिंदुओं को संबोधित कर रहे थे कि 80% हिंदू एक हो जाएंगे। 80-20 का खेला उनका नहीं चल सका और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बुर्का संस्कृति को ला करके लोगों के अंदर, मुस्लिम महिलाओं के अंदर खौफ पैदा करने का काम किया, तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ा है और बिहार कभी भी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को पसंद नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार का भगवाकरण या बिहार का हिंदूकरण करने का कोई भी कार्ड नहीं चला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है और वह हार तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी कल के चुनाव रुझानों में सामने आएगी और तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी। पहले नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल, दूसरे नंबर की पार्टी जनता दल यू और तीसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बनाने का इरादा बिहार के मतदाताओं ने भांप लिया था, इसलिए उन्हें सत्ता में लाने से रोक दिया गया। तो बिहार में जिस तरह से 73 लाख मतदाता अधिक आए हैं 2025 के चुनाव में वोट देने के लिए, उन्होंने बड़ा संदेश दिया है और नरेंद्र मोदी की वोट चोरी की प्रवृत्ति से कितना कुछ हजार या कुछ लाख वोटों को घटा या बढ़ा सकते थे, लेकिन जब 73 लाख मतदाता जो कभी वोट नहीं देते थे वह सामने आ गए हैं, तो नरेंद्र मोदी का 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का जो फर्जीवाड़ा था वह सब उसी 73 लाख में तिरोहित हो गया और भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार सुनिश्चित हो गई। और इनकी हार की अगर सबसे बड़ी वजह है तो इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी उस समय मार लिया जब जनता दल यू के प्रमुख नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया और कहा कि जीतकर आने के बाद विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। अगर कल एनडीए गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा कल 14 नवंबर को, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अंतर केवल इतना होगा कि वह एनडीए गठबंधन से इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, जिस इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी थी उसी में उनकी घर वापसी हो जाएगी और एक बार और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पर 122 के जादुई आंकड़े तक या इसके आसपास रहती है तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसकी ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। पहली संभावना है नीतीश नहीं बल्कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और अगर तेजस्वी नहीं बने तो नीतीश छठी बार बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कि भगवा सरकार चलाने के लिए, बिहार का भगवाकरण करने के लिए भगवा मुख्यमंत्री लाया जाए असम की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह, तो वह उसका सपना चकनाचूर हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।